हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। बच्चों, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। इस भाष से ही भाषा शब्द अस्तित्व में आया। इस प्रकार हम जो कुछ भी किसी अभिप्राय से अपने मुख से बोलते हैं, वह सब भाषा है। भाषा मन के भावों या विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। मनुष्य अपने चारों ओर उपस्थित चीज़ों को देखता है, वो उन्हें ग्रहण करता है। इसके बाद वह उनका विवेचन भी करता है। विवेचन की इस शक्ति का साधन भाषा ही है। भाषा के द्वारा ही मनुष्य अपने भाव तथा विचार एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भाव तथा विचारों को ग्रहण करते हैं। भाषा के माध्यम से इस संसार का व्यवहार चलता है। आइए एक बार भाषा की परिभाषा जान लें। भाषा अभिव्यक्ति का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों और भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों और भावों को स्वयं समझते हैं। आइए अब भाषा के प्रकार जानें। बच्चों, भाषा के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। पहला है मौखिक भाषा। हमारे मुख से जो भाषा निकलकर हमारे विचारों या भावों को दूसरों के कानों तक पहुंचाती है, वही मौखिक भाषा है। इसे कथित भाषा भी कहते हैं। कथित भाषा का रूप बदलता रहता है। समाचार वाचन, कहानी सुनना व सुनाना, भाषण देना, वाद विवाद आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। दूसरा रूप है भाषा का लिखित भाषा। जिस माध्यम से लिखकर या पढ़कर विचारों को समझा अथवा समझाया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। पुस्तकों में, समाचार पत्रों में तथा चिट्ठी पत्रियों में इस लिखित भाषा को नित्य ही देखा जा सकता है। और तीसरा रूप है सांकेतिक भाषा। हमारे द्वारा हृदय के भावों को शारीरिक हाव भाव द्वारा प्रकट करना सांकेतिक भाषा है। चौराहे पर खड़ा सिपाही संकेतों द्वारा ही यातायात को नियंत्रित करता है। यद्यपि दैनिक जीवन में भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है, तथापि व्याकरण में हम इसका अध्ययन नहीं करते। अस्पष्टता के कारण यह भाषा सर्वग्राह्य नहीं है, अर्थात इसको मान्यता नहीं है व्याकरण में। आइए भाषा की इकाइयाँ जानें कि भाषा की कौन कौन सी इकाइयाँ हैं। बच्चों, भाषा की निम्नलिखित 5 इकाइयाँ हैं। पहला है वर्ण। वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि वर्ण है जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जैसे क। अगर इसको हम और विभक्त करना चाहें तो नहीं कर सकते। ये आपने पिछली कक्षा में भी जाना होगा। और दूसरी इकाई है इसकी शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे अ जमा ज जमा ग जमा र, क्या बना? अजगर। 4 वर्णों के मेल से एक शब्द बना अजगर। और तीसरी इकाई है भाषा की वाक्य। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जैसे मीरा आम खाती है, इसमें कितने वाक्य हैं? 4। मीरा आम खाती है, 4 शब्दों के मेल से एक वाक्य बन गया। तीसरी इकाई है वाक्य। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जैसे मीरा आम खाती है, इसमें कितने शब्द हैं? 4 शब्द हैं और इन 4 शब्दों के मेल से वाक्य बना। लेकिन शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वो पद कहलाते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं हम, क्योंकि चौथा इकाई इसकी है पद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूप को पद कहते हैं। जैसे माताजी पूजा करती हैं, अर्थात जब शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब वह पद कहलाते हैं, शब्द नहीं। और 5वीं इकाई है भाषा की ध्वनि। मुख से निकलने वाली हर स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। आइए अब जानें लिपि के बारे में। आरंभ में भाषा केवल बोली जाती थी, इसका लिखित रूप नहीं था। धीरे धीरे लिखित रूप की आवश्यकता अनुभव की गई। प्रत्येक बोली जाने वाली ध्वनि के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए। इस प्रकार प्रत्येक भाषा अलग अलग प्रकार से लिखी जाने लगी। आइए लिपि की परिभाषा भी जान लें। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं।
कुछ प्रमुख भाषाएं एवं लिपियां इस प्रकार हैं, इन्हें जान लेते हैं। जैसे भाषा है हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, इनकी लिपि है देवनागरी। और पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन की लिपि है रोमन। कश्मीरी की लिपि है शारदा लिपि। और उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। आइए अब भारतीय भाषाओं के बारे में जानें और जानें भारतीय भाषाएं क्या है। बच्चों, भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है: हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, मराठी, उड़िया, गुजराती, असमिया, कश्मीरी, कन्नड़, बंगला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, नेपाली, बोडो, संथाली, डोंगरी, मैथिली और उर्दू। इन भाषाओं में से हिंदी का प्रयोग सबसे अधिक लोगों द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन से दिन? 14 सितंबर। हर वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए, अब हमने लिपि भी जान लिया, अब हम जानेंगे बोली क्या है। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। जैसे गढ़वाली, हिमाचली, कन्नौजी, अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी आदि। बोली का साहित्य लिखित ना होकर मौखिक ही रहता है। बोली में मुहावरे, लोकोक्तियों, लोकगीत, लोक कथाओं आदि का सौंदर्य देखा जा सकता है। आइए, इसमें जानने योग्य बात है वो जान लेते हैं। भारत में 1652 बोलियां प्रचलित है। बोली के कुछ विकसित रूप को पढ़े लिखे लोग जब मौखिक तथा लिखित रूप में प्रयोग करते हैं तो वह उपभाषा कहलाती है। ब्रज, अवधी, मैथिली बोली है, किंतु इनमें अच्छा साहित्य पहले भी लिखा गया है और आज भी लिखा जा रहा है, अतः यह उपभाषा भी है। इन्हें हिंदी की उपभाषा कहते हैं। आइए भाषा और बोली में अंतर जानें। भाषा और बोली में निम्नलिखित अंतर देखने को मिलता है। पहला है, भाषा व्याकरण के नियमों का पालन करती है जबकि बोली नहीं। दूसरा, भाषा वह रूप मानक होता है भाषा का, लेकिन बोली का प्राय नहीं होता। और तीसरा है, भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है जबकि बोली का क्षेत्र छोटा होता है। चौथा है, भाषा में साहित्य की रचना होती है जबकि बोली केवल उच्चारण तक सीमित होती है। और पांचवा, भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यों में किया जाता है जबकि बोली किसी क्षेत्र विशेष के सामान्य व्यवहार की भाषा है। आइए जानें साहित्य क्या है। प्रत्येक भाषा में ज्ञान की बातों को लिखकर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। इन बातों से मानव जाति का कल्याण होता है। यही संचित कोश उस भाषा का साहित्य कहलाता है। आइए साहित्य की परिभाषा जानें। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। ये बड़ा हमने साहित्य की परिभाषा पढ़ी। अब हम जानेंगे साहित्य के प्रकार। बच्चों, साहित्य के दो प्रकार होते हैं। पहला है गद्य साहित्य। जिन विचारों को साधारण रूप में लिखते हैं वे गद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं, जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी पत्र आदि। और दूसरा है पद्य साहित्य। जिन विचारों को काव्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि कविताएं, छंद, पद, वे पद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं, जैसे दोहा, छंद, कविता, गीत, पद आदि। ये सब पद्य साहित्य की विधाएं हैं। अब समझेंगे हम व्याकरण के बारे में कि व्याकरण है क्या। बच्चों, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने में सहायता करता है। व्याकरण में भाषा को नियमित और व्यवस्थित करने के नियम होते हैं, जिनकी सहायता से हम भाषा का शुद्ध एवं प्रभावशाली प्रयोग करना सीख पाते हैं। आइए व्याकरण की परिभाषा भी जान लें। भाषा के शुद्ध रूप संबंधी नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के अंग, अब हम जानेंगे व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं। पहला है वर्ण विचार। इसमें वर्णों के स्वरूप, भेद, प्रकार आदि के बारे में जाता जाता है।
और दूसरा है शब्द विचार। इसमें शब्दों के स्वरूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन आदि के बारे में विचार किया जाता है। और तीसरा है वाक्य विचार। इसमें वाक्य रचना, वाक्य भेद, विराम चिन्ह आदि के बारे में विचार किया जाता है। आइए पाठ से संबंधित ध्यान देने योग्य बातें जानें। भाषा के माध्यम से हम अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। भाषा की 5 इकाइयां हैं, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य है। किसी भी भाषा की मौखिक उच्चरित ध्वनियों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य 2 प्रकार के होते हैं, पद्य और गद्य। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।